नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले हम लोग बेसिकली कल का करेंगे रिवीजन। और उसके लिए हम लोग एक चीज अभी और देख रहे हैं, और वो ये है कि अगर आपका लक्ष्य बेसिकली आरओ एआरओ का एग्जाम है, क्योंकि अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ है और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परेशान हो गए, क्योंकि पेपर थोड़ा उनके अकॉर्डिंग नहीं था, एक तरीके से लेंथी पेपर बनाया गया और इस तरीके से पेपर कठिन कहा गया। हालांकि कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आप 75 प्लस 78 प्लस अगर हैं, क्वेश्चन सही करते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके लगभग चांस पूरे हैं कि आप जो है आपका मेंस आप लिखेंगे। तो आप लोग अगर 78, 79, अगर 75 प्लस 77 प्लस अगर आप हैं, क्वेश्चन सही करते हैं, तो आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ये आपके लिए जरूरी है। होना नहीं होना बात की बात है। और जिनका नहीं हुआ पेपर अच्छा, वो लोग आरओ एआरओ पर लग जाएं। जिन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया था, वो लोग कोर्स ज्वाइन कर ले, या जिनको लगता है कि सेल्फ स्टडी से करना चाहिए, वो सभी अभ्यर्थी सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अभी डिकोड एग्जाम पर क्या है कि अभी ऑफर चल रहा है, तो आप चाहें तो इस पूरे ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि 31 दिसंबर से 25 दिसंबर से ऑफर शुरू हुआ था और 31 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि आरओ एआरओ से रिलेटेड जो भी कोर्सेज आपके हैं, उन सभी कोर्सेज पे 50% तक का क्या है, डिस्काउंट है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आरओ एआरओ फाउंडेशन कोर्स की फीस की, तो जिसकी फीस 7000 थी, उसकी फीस अभी हो गई है ओनली 3500, यानी कि 3500 रुपए। ठीक उसी प्रकार से जो वीडियो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसका फीस कितना था, 1200 रुपए था, वो हो गया है 600 रुपए। तो इस तरीके से आप चाहें तो अलग अलग जो भी आपके टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो आपके कोर्सेज हैं आरओ एआरओ से रिलेटेड, उन सभी पर बेसिकली 50% का डिस्काउंट है। आप लोग उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी अपनी कर सकते हैं। यहां पर आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके यहां पर आप अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप चीजें देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और करते हैं हम लोग कल का रिवीजन, जो कि आपके लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि आपके लिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। मैंने कल भी परसों भी समझाया था कि आप लोग कम से कम वीक में 2 दिन या 1 दिन जो है रिवीजन करिए। ठीक है, उसके लिए रखिए। और आज जो आपने पढ़ा है, कल सुबह जब स्टार्ट करिए तो उसका रिवीजन करिए। 15 दिन पर एक रिवीजन करिए, फिर 1 महीने पर एक रिवीजन करिए, और 1.5-2 महीने पर जो साइकिल आपने पहले चलाई थी, यानी कि जो आपने सब्जेक्ट पहले उठाए थे, उसका रिवीजन करिए। यानी कि मल्टीपल टाइम आपका जो है एक साइकिल की फॉर्म में जो है आप रिवीजन करते रहिए। चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, भूलेंगे कभी नहीं। ठीक है, इसलिए रिवीजन आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। अभी 25 का आपने पेपर देखा, 2024 का पीसीएस का आपने देखा होगा कि अधिकतर क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे कि जो आपने क्या किया, रिवीजन नहीं किया था, ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसलिए आपने उन प्रश्नों को नहीं कर पाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा रिवीजन क्या है, पहला कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कब स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करेगा, तो 30 दिसंबर को। आपसे प्रश्न यही पूछ सकता है कि ये जो स्पेडेक्स मिशन है बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, नासा के द्वारा, या किसी अन्य अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा? आप कहेंगे सर इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया था, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में भी कल हमने आपको डिटेल्स में समझाया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में मोहम्मद रफी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये मनाई गई संविधान जयंती मनाई गई। अभी मोहम्मद रफी प्रसिद्ध गायक थे और इनके बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, गाने वगैरह भी आप लोग सुनते होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वी रामा सुब्रमण्यन को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और कल हमने आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा की थी, और कुछ जो फैक्ट होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार से लेकर के, वो हमने कल आपको जो है समझाया था। यानी कि नेशनल ह्यूमन कमीशन इसको बोलते हैं बेसिकली। तो इसके बारे में कल हमने आपको बताया था, और यहां से बेसिकली आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा था। कल हमने आपसे कहा था कि ये बेसिकली क्या है, सांविधिक संगठन है। कैसा है, सांविधिक है, यानी कि जो संवैधानिक नहीं है एक तरीके से। ठीक है, इसके बारे में कल हमने आपको बताया था। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह भी कल हमने आपको समझाया था डिटेल्स में। दूसरा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया, तो ये कुवैत के द्वारा। और कल हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न बेसिकली आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ ये जो सम्मान कुवैत का है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, बेसिकली ये बहुत ही कम लोगों को दिया गया है, और उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैं। तो ऐसे में यह पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है, तो यह मनाई जाती है 25 दिसंबर को। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही वीएचयू यानी कि जिसको हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, उसकी स्थापना भी दरअसल पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट
कितने वर्ष बाद जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है भैया 2 वर्ष बाद। और इस पर ऑलरेडी हमने रिपोर्ट पर जो है हमने वीडियो बना दिया है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यानी कि जो 18वीं रिपोर्ट है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। आप लोग जाकर के यूट्यूब पर वो रिपोर्ट को जरूर देख लीजिएगा। कम से कम 2 प्रश्न हर हाल में, यहां से 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न जो है यहां से हर हाल में आपके लिए बन जाएंगे। एक प्रश्न तो पक्का बनेगा, ठीक है। 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट आपकी रेडी हो जाएगी और वहां से डैम श्योर है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है। तो वो जो आधे घंटे का 40 मिनट का मेरा वीडियो है उसको आप लोग प्लीज देखिएगा। वहां से एक प्रश्न है कि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है, ठीक है। तो अभी इसके पहले 2021 में जारी की गई थी और उसके बाद जो है फिर अभी बेसिकली आपका 2023 में जारी की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है, तो मनाई जाती है 25 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न पर। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, ये आपको बेसिकली बताना। और कबड्डी के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे तो कबड्डी खेल के बारे में निश्चित रूप से आप जानते हो, कबड्डी खेला भी होगा कहीं ना कहीं आपने, ठीक है। तो कौन सा राज्य है जो महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो ये करेगा भैया सी ऑप्शन, यानी कि आपका हो गया बिहार राज्य महिला विश्व कप कबड्डी जो है, जो हो रहा है ये, उसकी मेजबानी करेगा। और बिहार के बारे में बता दूं मैं कि बिहार दरअसल ये जो महिला कबड्डी विश्व कप है इसकी दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। पहली बार इसने मेजबानी कब की थी? शायद 2015 में की थी, आई थिंक, मुझे लग रहा है 2012 में, सॉरी 2012 में बिहार ने पहली बार इसकी मेजबानी की थी और अभी बेसिकली 2025 में मेजबानी दूसरी बार कर रहा है। तो ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। कहां पर होगा ये होगा मार्च 2025 में राजगीर का जो स्पोर्ट्स अकादमी है वहां पर जो है दरअसल ये खेल खेले जाएंगे, यानी कि वहां पर इसका आयोजन बेसिकली हो रहा है। कहां पर? मार्च 2025 में राजगीर के स्पोर्ट्स अकादमी में, यानी कि स्पोर्ट उसमें, ठीक है। चलो, महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी बिहार दूसरी बार करेगा और पहली बार 2012 में किया। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल भी बने हैं, जो कि हमने आपको बताया था। आरिफ मोहम्मद खान जो है अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल बने हैं। और जो है टोटल 5 स्टेट ऐसे जहां पर अभी राज्यपालों को चेंज किया गया है, वो 5 के 5 स्टेट कल हमने आपको कराया था, अगर आपको याद होगा तो। नहीं याद है तो उसको लोग आप लोग जो है कल या शायद परसों का वीडियो था जहां पर हमने आपको कराया था, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे, हाल ही में शून्य अपशिष्ट यानी कि जो जीरो वेस्ट होता है उसको, वो हवाई अड्डा बेसिकली कौन सा बन गया है? इंदौर हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि बेसिकली जो शून्य अपशिष्ट वाला हवाई अड्डा है, यानी कि जिसको हम एयरपोर्ट बोलते हैं, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, वो कौन सा बन गया है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो ये बन गया है बेसिकली इंदौर हवाई अड्डा। और इंदौर हवाई अड्डा को क्या बोलते हैं? अहिल्याबाई करके बोलते हैं ना शायद, बिल्कुल सही उत्तर है, यही बोलते हैं। तो इंदौर इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है, जिसमें 3000 वर्ग फुट का नया सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र जो है इसमें बना है, ठीक है। तो ये भी आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। यानी कि इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है, जिसमें 3000 वर्ग फुट का नया सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र जो है इसमें बनाया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा बॉल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड का खिताब दिया गया है? कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी कंट्री है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान है, भोपाल, और ये आपका जो है बेसिकली भोपाल भी इसमें स्टेट लिख गया है, हालांकि यहां पर कंट्री कर लीजिएगा, अमेरिका है और रूस है, ठीक है। तो देश पूछा है तो यहां पर भोपाल को हटा दीजिए और यहां पर कर लीजिए आप जो है बेसिकली नेपाल, ठीक है। इसको कर लीजिए ऑप्शन में नेपाल, ठीक है, क्योंकि देश पूछा है ना। चलो तो बताओ, अब बताओ, पाकिस्तान है कि नेपाल है, अमेरिका है, रूस है, इनमें से किस देश के द्वारा बॉल्ड ईगल को नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो वो बेसिकली कौन है? वो है आपका अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा बॉल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। बॉल्ड ईगल को अमेरिका का शक्ति प्रतीक माना जाता है बेसिकली, ठीक है। हालांकि लंबे समय से जो है ये इस पर प्रयास जारी था, लेकिन ये नहीं हो पाया था, और अभी जो नई सरकार बनी है बेसिकली अमेरिका में, उनके द्वारा बेसिकली इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स कोड में
ठीक है, में कर लीजिएगा। जो यूनाइटेड स्टेट्स कोड है इसमें बेसिकली क्या किया गया है, संशोधन करके इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे कहीं ना कहीं जब कोई चीज कुछ नया करना होता है तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होती हैं, मतलब जो भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें अमेंडमेंट यानी कि संशोधन उसमें किया था, उसके बाद चीजें सामने आती हैं, राइट। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स कोड में बेसिकली इसमें अमेंडमेंट किया गया है और उसके बाद इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2025 को AI ईयर के रूप में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित किया गया है? किसके द्वारा, यानी कि नीति आयोग के द्वारा, AICTE के द्वारा, RBI के द्वारा या फिर UGC के द्वारा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2025 को AI वर्ष के रूप में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जो है घोषित किया गया है? और AI के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, कई सारे मैंने आर्टिकल्स इस पे कराए हुए हैं और आपके प्री के साथ ये मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अभी तक आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आज आपका क्या है, ये होमवर्क है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी करना है। भाई साहब रेडी कर लेना हर हाल में इसको, ठीक है, छोड़ना नहीं आपको। यानी कि आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क या फिर आज आपका टास्क है कि आज आपको जो है बेसिकली AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको डिटेल्स में क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। तो अभी हाल ही में बेसिकली ऑप्शन नंबर जो बी आपका दिया है यानी कि AICTE के द्वारा वर्ष 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है। और जिसका उद्देश्य की एक बात करते हैं, यानी कि उसके मोटो की बात करते हैं। मोटो क्या है, एजुकेशन में AI को शामिल करना और उसके बाद नए नए इन्वेंशन रिसर्च जो है आदि करना, ये बेसिकली AICTE का क्या है, उद्देश्य है कि ताकि हम उच्च शिक्षा में यानी कि हायर एजुकेशन में है AI को शामिल करके इसमें हम तीव्रतम जो है क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, यानी कि फास्ट ग्रोथ कर सके हर फील्ड में, चाहे वो इन्वेंशन की हो, चाहे वो रिसर्च की हो या फिर किसी अन्य चीज की हो, राइट। ये इसका क्या है, AICTE का उद्देश्य, यही यहां पर लिखा हुआ है। यानी कि अभी हाल ही में AICTE जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद होगा, इसको एक में कर दीजिएगा, तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा वर्ष 2025 को AI ईयर के रूप में घोषित किया गया है। उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो उद्देश्य वही हमने आपको बताया कि हायर एजुकेशन में यानी कि उच्च शिक्षा में AI को शामिल करके नवाचार, नैतिकता जैसे मुद्दों को बढ़ावा देना है। नैतिकता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर क्या, आज तरीके से योर ह्यूमन लाइफ के लिए आप यूं कह सकते हैं इसको। बिकॉज ऑफ नैतिकता अगर आपके जीवन में नहीं है तो कोई भी चीज जो है आगे नहीं जा सकती है। कहा भी गया है कि धर्म रहित विज्ञान अनहित है। लाइन ध्यान रखिएगा कि धर्म रहित विज्ञान अनहित है जिसमें मानव का कल्याण नहीं। यानी कि साइंस में आप बहुत तीव्रतम रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि उसमें धर्म नहीं है, धर्म इन द सेंस कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म का मतलब जिसमें मोरलिटीज नहीं है, जिसमें वैल्यूज नहीं है, जिसमें नैतिकता नहीं है, जिसमें सदाचार नहीं है, यदि इसको अगर आपने साइड कर दिया और अगर आपने साइंस का विकास किया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर वो विज्ञान बेसिकली क्या है, अनहित है। जिसके लिए मैं एग्जांपल बहुत अच्छा देता हूं, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और जो ये वायरस बम बनाने की जो बात हो रही है, ये अपने आप में क्या है, इसमें मानवता का, ह्यूमैनिटी का ख्याल नहीं रखा गया है। हमें कहते हैं कि हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या रखा है भाई? इससे तो पूरा का पूरा विश्व जो है समाप्त हो सकता है, झटके में समाप्त हो सकता है। तो ये अपने आप में क्या है, ये साइंस की ग्रोथ नहीं है अपने आप में, ये दरअसल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इसलिए ग्रोथ हम कोई भी करें, हम कोई चीज ऐसी इन्वेंट ना करें, हम कोई ऐसी चीज ना बनाएं जिससे हमारा विकास कम, विनाश ज्यादा दिखता हो, ऐसी हमारी कोई खोज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की जितनी भी खोजें हो रही हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर ठीक ढंग से देखोगे तो विज्ञान की, वर्तमान में विज्ञान की अधिकतम जो खोजें हो रही हैं वो भौतिकतावादी हैं। कैसी हैं? भौतिकतावादी हैं, यानी कि जिसमें हमारा विकास कम, फ्यूचर विकास कम, हमारा विनाश ज्यादा दिखता है। गौर से देखिएगा, फिर आपको विज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बेसिकली मानवता का ध्यान नहीं देख रखा जा रहा है। हम बस भौतिकतावादी जो है लाइफ की चाह में जो है आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप गौर से सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ सही कह रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खोज होनी चाहिए थी, आयुर्वेद पर खोज होनी चाहिए थी, हमारे योग पर, प्राणायाम पर
खोज होनी चाहिए थी, हमारे वेदों पर खोज होनी चाहिए थी, हमारे कुछ कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों पर, लेकिन हम ये ना करके बल्कि कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। चांद पर जा रहे हैं भैया, मंगल पर जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। चलो, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, या स्वर्णिम भारत भारत की आधुनिक शिक्षा, या फिर भारत का तीव्रतम विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ 2025 जो गणतंत्र दिवस अभी मनाया जाएगा उसमें जो झांकी जो निकलती है उसकी हर वर्ष थीम निर्धारित की जाती है, तो इस बार की थीम क्या है भैया, जरा बताओ। और यहां से एक प्रश्न और पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि जो गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाता है उसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो थीम है 2025 गणतंत्र दिवस की वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जो भी एक्सपेक्टेड यानी कि जो अनुमान जो व्यक्त किया गया है वो कौन है? जो आपके जो मुख्य अतिथि होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में जो भी अनुमान जो व्यक्त किया जा रहा है वो क्या रहा है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन? प्रबोवो सुबियांतो। संभवतः जो है अभी इस पर जो है मुहर ऑफिशियली नहीं लगी है, लेकिन संभवतः जो है यही जो है भारत आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में, याद रखिएगा। और एक प्रश्न अक्सर और पूछ लेता है कि कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 2025 में? तो 76वां मनाया जाएगा भैया। कई बार फैक्चुअल डेटा यहां पर आपके गलत हो जाता है, तो भारत 2025 में अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर पूछता है और कई बार पूछा, कई बार लोगों को गलत भी हुआ है कंफ्यूजन में। ठीक है, याद रखना 76वां 2025 में 76वां मनाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी है अभी हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताना है कि केन बेतवा जो ये भी लिंक परियोजना है इसको कहां पर बेसिकली लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर केरल में? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। तो केन बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना है उसका शुभारंभ अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो पीएम है आपके कौन? नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो है किया गया है। याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत लागू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत केन नदी के अतिरिक्त जल को कहां पर? बेतवा नदी में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। क्या? जो केन का जो ज्यादा जल है, अतिरिक्त जल है, उसको बेसिकली बेतवा में क्या किया जाएगा? भेज दिया जाएगा, यानी कि बेतवा में इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए केन नदी पर दौधन बांध भी बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि क्योंकि ट्रांसफर करना है और इसके लिए एक नहर का निर्माण भी बेसिकली इसमें किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, ठीक है। दूसरा, अगर हम मेंस की बात करते हैं तो ये जो आपकी नदी जोड़ो परियोजना होती है, कोई भी नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, ध्यान से सुनना, नदी जोड़ो परियोजना, नदियों के जोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि होते हैं भैया? ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नदियों के जोड़ने से क्या कुछ लाभ और क्या कुछ हानि होता है? लाभ की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं। एक तो जल विद्युत उत्पादन होता है, बांध वगैरह बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है एक तरीके से, तो जल विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई के लिए अच्छा साधन मिल जाता है, जल मार्ग को यानी कि जो आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी जो है एक अच्छा जो है साधन मिलता है, जो अच्छा एक बेस मिलता है। तो ये 3 बड़े कारक हैं एक तरीके से, जो कि नदी जोड़ो परियोजना के सबसे बड़े लाभ के रूप में देखे जा सकते हैं। हानि भी बहुत सारी हैं भैया, बायोडायवर्सिटी से लेकर के अलग अलग प्रकार की दिक्कतें सामने देखने को मिलती हैं। हानि मैंने नहीं बताई है, हानि आपको बतानी है। देखते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना से होने वाले लाभ और हानि क्या है, इन्हीं पर प्रश्न आता है। और सीधे जो है प्रश्न आप एग्जाम में यही पूछ सकता है कि अभी हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को शुभारंभ किया गया है, इसके क्या कुछ लाभ या हानि हो सकते हैं, या इस पर टिप्पणी लिखें। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। और नदी जोड़ो परियोजना, बेसिकली नदी जोड़ो परियोजना का लाभ या नदी जोड़ो क्या योजना होती है, इस पर आपके एग्जाम में निबंध भी आ सकता है। इसलिए आप लोग नदी जोड़ो परियोजना को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो आज आपका टास्क यही है, टास्क नंबर जो 2 है भैया, वो है आपका जो है नदी जोड़ो परियोजना के क्या कुछ लाभ और हानि है। इन पर आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। आज के 2-4 साल पहले
इन पर जो है बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी, अभी फिलहाल बंद है, लेकिन केन बेतवा जो अभी नदी जोड़ो परियोजना जो लॉन्च हुई है उस पर भी अब प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, रेडी कर लेना इसको, ठीक है, नहीं तो बाद में बस हाय बक्का करते रह जाओगे। ठीक है, गोलगप्पा जैसे। चलो, हाल ही में एमटी वासुदेवन नायर का निधन हो गया है। उनका संबंध किससे है? क्या वो लेखक थे, पत्रकार थे, संगीतज्ञ थे या फिर तबला वादक थे? जल्दी नहीं बताइए। तो बेसिकली जो एमटी वासुदेवन थे वो बेसिकली लेखक थे, और कहां के लेखक थे? मलयालम लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। यानी कि हाल ही में एमटी वासुदेवन नायर का निधन हो गया है। वो प्रसिद्ध मलयालम लेखक थे और उनकी रचनाओं ने ग्रामीण भारत का जीवंत चित्रण किया है, जिससे भारत की साहित्यिक और सिनेमाई विरासत क्या हुई है? समृद्ध हुई है। मलयालम के प्रमुख जो है ये लेखकों में से एक थे वहां पर, और अभी वहां पर जो है 2 दिन का अवकाश भी दिया गया है। उनके द्वारा रचित उपन्यास कालम के लिए उन्हें सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 9 अगस्त 1933 को केरल में हुआ था। 2 बार हो गया केरल में हुआ था, और 1996 में उनको ज्ञानपीठ दिया गया और 2005 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या हो गया जाएगा? सम्मानित। बहुत सारी मिस्टेक आज होंगे टाइपिंग में, सॉरी। चलिए, सम्मानित किया गया। ठीक है, यह भी आपको बेसिकली क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए। वर्ष 2024 में उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? उधम सिंह के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे और जनरल डायर के बारे में जानते होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते होंगे, और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में उधम सिंह को जानते होंगे आप। ठीक है, तो बात आपको बताना है कि 2025-24 में उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 100वीं, 101वीं, 120वीं या फिर 125वीं? तो उधम सिंह की 2024 में 125वीं जयंती जो है बेसिकली मनाई जा रही है। ठीक है, और इनके बारे में डिटेल्स में आप लोग जानकारी रखते होंगे। उधम सिंह के बारे में शॉर्ट नोट्स भी आप एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है मेंस में, तो याद रखिएगा। तो वर्ष 2024 में उधम सिंह की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 1899 यानी कि 1899 में अविभाजित भारत के पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। निधन हो गया इनको 31 जुलाई 1940 को। और उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसके बारे में भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जलियांवाला बाग में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, क्यों हुआ था, यह भी आप जानते होंगे। अगर जानते हैं तो जरा बताइएगा कि जलियांवाला बाग में लोग क्यों इकट्ठा हुआ था, किस विल का या किस चीज का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जो है लोग एकत्रित हुए थे? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो क्यों था ऐसा, वहां पर लोग क्यों इकट्ठा हुए थे। ठीक है, मुझे इसका उत्तर चाहिए। और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है यहां से प्रश्न। ठीक है, और कल हमने आपसे बेसिकली कहा था कि अपने बर्थडे वाले दिन मैं आपसे कुछ बातें बोलूंगा, लेकिन उसके पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1940 में उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अंग्रेजों की हिरासत में उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था, जो उनकी उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं और भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करता था। तो कल हमने आपसे बताया भी था, ठीक है, बर्थडे वाले दिन, कि भैया हम लोग जो है यूपीपीसीएस मेंस के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, जो कि आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उन वीडियोस को आपको देखना है। आपकी जो बेसिक समझ होगी, आपका जो नॉलेज होगा, वो काफी ज्यादा इनहांस होगा, और आपकी जो सब्जेक्ट पर जो पकड़ होगी, जो ग्रिप होगी, क्या होगी, बहुत ही मजबूत होगी। यकीनन जो है आप इसको फायदा मिलेगा। और वो लेक्चर सभी लोग आप लोग देखिएगा। जनवरी 1 ऑफ वीक से मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जहां पर उत्तर को कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे पॉइंट्स को लिखेंगे, कौन कौन से रिपोर्ट्स को उसमें शामिल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखने का प्रयास करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे आपको जो है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। और अब आपके लिए एक छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको देना है कि उधम सिंह का जन्म कब हुआ था? 1899, 1799, 1895 या फिर 1857? और इसका उत्तर आज के ही वीडियो में छिपा हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। और अब आपके लिए जो है प्रश्न है मुख्य परीक्षा के लिए कि राष्ट्रपति के प्रमुख शक्तियों का, या शक्तियों में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां होती हैं, कुछ पर्सनली शक्तियां होती हैं, लेकिन यहां पर आपसे
प्रमुख शक्तियों के बारे में पूछा है, ठीक है। तो प्रमुख शक्तियों के बारे में जो जो अलग अलग शक्तियां उनकी होती हैं, हेडिंग डाल डाल के बढ़िया से अच्छे तरीके से आपको लिखना है। तो पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना रहेगा। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना रहेगा, थोड़ा सा जो है आप लोग राष्ट्रपति के बारे में चाहें तो 2-4 लाइन लिख करके, और उसके बाद प्रमुख जो विधायी शक्तियां हैं एक बढ़िया सा बॉक्स बनाइएगा और या नंबर 1 नंबर 2 करके ऐसे बना दीजिएगा, या फिर ऊपर लिखिएगा राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां, लिखा आपने ऊपर, फिर ऐसा आपने एरो खींचा, ऐसे किया और यहां पर प्रमुख प्रमुख जो भी उनकी हेडिंग्स होंगी इनको लिख करके, और बाद में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके बढ़िया तरीके से डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हुए चला जाइएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, इस तरीके से आपको रख लिखना है, बुलेट फॉर्म में अपने आंसर को लिखिएगा। बाकी अगर आंसर लिखने में कोई दिक्कत होगी तो हालांकि इस पर वीडियो हमने एक बना दिया था, लेकिन अभी मैं कल परसों में एक वीडियो और आपके बना दूंगा कि मुख्य परीक्षा पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो होगा हमारा, यानी कि जो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और क्या कुछ इसमें हमें करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।